नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना न भूलें। तो आज हम भारत के विकास और शासन से जुड़े कुछ बहुत ही दिलचस्प पहलुओं पर बात करने वाले हैं। हमारे पास कई स्रोत हैं और वो अलग-अलग कहानियां बता रहे हैं। कहीं लगता है तरक्की हो रही है, कहीं जमीनी हकीकत कुछ और ही इशारा करती है। तो इन्हीं मुद्दों को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला मुद्दा उठाते हैं महिलाओं के रोजगार का। सुनने में आ रहा है कि भारत में महिला श्रम बल भागीदारी दर मतलब FLFPR हाल में बढ़ी है। ये तो अच्छी बात लगती है ना? पर क्या ये बढ़ोतरी वैसी है जैसी दिख रही है? खासकर पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे PLFS के आंकड़े हैं और उसमें एक शब्द है घरेलू उद्यमों में सहायक। इसे कैसे समझें? जी, ये समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, एक विश्लेषण सामने आया है और वो कहता है कि ग्रामीण FLFPR में एक वी शेप रिकवरी हुई है। मतलब 2017-18 में ये गिरी थी करीब 23.2% पर और 2023-24 तक ये बढ़कर 42.2% हो गई। तो आंकड़ा तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ, काफी बड़ा उछाल है ये तो। बिल्कुल, लेकिन इसमें एक पेंच है। ये जो बढ़ोतरी है, ये ज़्यादातर इसलिए हुई है क्योंकि महिलाओं को घरेलू काम वाली श्रेणी से निकालकर उन्हें घरेलू उद्यमों में सहायक के तौर पर दिखा दिया गया है। मतलब उनका क्लासिफिकेशन बदल गया। ये सहायक वाली श्रेणी 8.1% से बढ़कर 19.6% हो गई। अच्छा, घरेलू उद्यमों में सहायक। पर इसका मतलब क्या है? क्या ये पेड जॉब है? मतलब पैसा मिलता है इसमें? यहीं पे मतलब चिंता की बात है। अक्सर इस सहायक श्रेणी में घर की खेती या छोटे मोटे बिजनेस में हाथ बटाना शामिल होता है और ज्यादातर मामलों में ये काम अवैतनिक होता है। मतलब कोई फिक्स्ड सैलरी या वेज नहीं। ओ, तो मतलब वो काम तो कर रही हैं पर आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं हो पा रही हैं। हाँ, कह सकते हैं उनका योगदान गिना जा रहा है श्रमिक के तौर पर हाथ में पैसा नहीं आ रहा। और विश्लेषण ये भी बताता है कि इसी दौरान 2017 से 23 के बीच गांव में जो महिलाएं अपना काम करती हैं या दिहाड़ी मजदूरी करती हैं, उनकी असल कमाई कम हुई है। इसे एक टर्म दिया गया है, डिस्ट्रेस लेड फैगनिज्म। डिस्ट्रेस लेड फैगनिज्म, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि महिलाएं शायद इसलिए काम नहीं कर रही कि अच्छे मौके मिल रहे हैं, बल्कि इसलिए कि घर में पैसे की तंगी है, मजबूरी है और वो ऐसा काम भी करने को तैयार हैं जिसमें पैसा न मिले। कृषि अभी भी सबसे बड़ा जरिया है। तो ये तो बड़ी उलझी हुई तस्वीर है। आंकड़े कुछ कह रहे हैं और असलियत शायद कुछ और। UPSC की तैयारी करने वालों के लिए तो ये बहुत अहम हो गया। बिल्कुल, ये सीधा जुड़ता है GS पेपर 1 में महिलाओं की भूमिका, सामाजिक सशक्तिकरण से, GS पेपर 2 में सामाजिक न्याय, गरीबी, मानव संसाधन और GS पेपर 3 में भारतीय अर्थव्यवस्था, रोजगार, समावेशी विकास। हाँ, मतलब सिर्फ भागीदारी दर देखना काफी नहीं है। रोजगार की गुणवत्ता और ये अवैतनिक काम का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है। सही कहा। अच्छा, अब आर्थिक सुरक्षा से आगे बढ़कर जरा शारीरिक सुरक्षा की बात करते हैं। सड़क सुरक्षा। NCRB के 2023 के आंकड़े आए हैं। क्या स्थिति अभी भी चिंताजनक बनी हुई है? हाँ, स्थिति वाकई गंभीर है। 2023 में सड़क हादसों में मरने वालों की संख्या 1.73 लाख पहुंच गई। ये 2022 से भी 1.6% ज्यादा है। 1,73,000, ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। मतलब रोजाना लगभग 475 मौतें। जी। और NCRB कहता है कि इनमें से सबसे बड़ा कारण है ओवर स्पीडिंग। करीब 58.6% मौतें तेज रफ्तार की वजह से हुई। 1 लाख से ज्यादा जाने। और दूसरे कारण? उसके बाद आता है खतरनाक ड्राइविंग या गलत तरीके से ओवरटेक करना, करीब 23.6%। और सबसे ज्यादा खतरा किसे है? मतलब किस तरह के वाहन चालक ज्यादा शिकार हो रहे हैं? आंकड़े साफ दिखाते हैं कि दोपहिया वाहन चालक सबसे ज्यादा जोखिम में है। कुल मौतों का करीब 46%, मतलब लगभग 79,500 मौतें। बाप रे! और सड़कें कौन सी ज्यादा खतरनाक हैं, हाईवे या शहर की सड़कें? नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे NH और SH पर मिलाकर कुल 58% मौतें हुई हैं। और शाम 6 बजे से रात 9 बजे का वक्त सबसे ज्यादा खतरनाक पाया गया है। शाम 6 से 9? अच्छा। और राज्यों में कोई खास पैटर्न? हाँ, जैसे तमिलनाडु में 2 व्हीलर हादसों में सबसे ज्यादा मौतें हुई और उत्तर प्रदेश में SUV या जीप के हादसों में। लेकिन एक मिनट, 2019 में मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन हुआ था ना? काफी सख्त कानून, भारी जुर्माने की बात थी। तो फिर ये आंकड़े कम क्यों नहीं हो रहे? यही तो बड़ा सवाल है। कानून बनाना एक बात है, पर उसका पालन करवाना मतलब एनफोर्समेंट और इम्प्लीमेंटेशन, वो असली चुनौती है। ये आंकड़े दिखाते हैं कि कहीं ना कहीं कमी है।
हो सकता है ये खराब ड्राइविंग आदतें हों, सड़कों का डिजाइन हो, या फिर एक्सीडेंट के बाद जो इमरजेंसी मदद मिलनी चाहिए वो टाइम पर ना मिलती हो। ये सब मिले जुले कारण हो सकते हैं। हाँ, ये तो है। यूपीएससी के लिहाज से देखें तो ये जीएस पेपर 2 में गवर्नेंस, सरकारी नीतियां, स्वास्थ्य, और जीएस पेपर 3 में इंफ्रास्ट्रक्चर और आपदा प्रबंधन से जुड़ता है। सड़क दुर्घटनाएं एक तरह से मानव निर्मित आपदा ही तो हैं। सही कहा। वो 4 E's वाली बात याद आती है। इंजीनियरिंग, इन्फोर्समेंट, एजुकेशन और इमरजेंसी केयर, सब पर काम करना होगा। बिल्कुल। चलिए, अब सड़क से हटकर समुद्र की ओर चलते हैं। एक अच्छी खबर है शायद। डुगोंग, जिन्हें समुद्री गाय भी कहते हैं, उनके संरक्षण की बात हो रही है, खासकर तमिलनाडु की पाक खाड़ी में। ये क्या है पूरा मामला? जी, ये वाकई एक उम्मीद जगाने वाली खबर है। डुगोंग भारत में लुप्तप्राय हैं, मतलब एंडेंजर्ड। IUCN की लिस्ट में भी ये वल्नरेबल है। सही। संख्या बहुत कम बची है, कुछ 100 ही शायद। ओह। और ये बेचारे समुद्री घास पर निर्भर होते हैं, लेकिन इनके घर, मतलब समुद्री घास के मैदान, लगातार खतरे में हैं। अवैध शिकार होता है, मछली पकड़ने वाले जालों में गलती से फंस जाते हैं, जिसे बाईकैच कहते हैं। प्रदूषण है, घास के मैदान उजड़ रहे हैं। तो काफी खतरे हैं। बिल्कुल। इसीलिए तमिलनाडु सरकार ने 2022 में पाक खाड़ी में भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व बनाया। ये एक बहुत बड़ा कदम है। पहला रिजर्व, अच्छा। और इसे एक मॉडल क्यों कहा जा रहा है? क्या खास है इसमें? खास ये है कि ये सिर्फ एक कागजी घोषणा नहीं है। इसे एकीकृत समुद्री प्रबंधन या इंटीग्रेटेड मरीन स्टीवर्डशिप का मॉडल कहा जा रहा है। इसके 3 मेन पिलर हैं। पहला, 12,000 हेक्टेयर से ज्यादा समुद्री घास के मैदानों को कानूनी सुरक्षा। दूसरा, और ये बहुत अहम है, स्थानीय मछुआरा समुदाय की भागीदारी। उन्हें जागरूक किया जा रहा है, प्रोत्साहित किया जा रहा है कि अगर डुगोंग जाल में फंसे तो उसे छोड़ दें। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है, लोगों का साथ। बिल्कुल। और तीसरा है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। ड्रोन से निगरानी, पानी के नीचे आवाज सुनने वाले सेंसर्स, सैटेलाइट मैपिंग। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भी इसमें मदद कर रहा है। IUCN ने भी इसकी तारीफ की है। ये तो काफी अच्छा प्रयास लग रहा है। पर क्या अब डुगोंग पूरी तरह से सुरक्षित है या अभी भी मुश्किलें हैं? नहीं, मुश्किलें अभी भी गंभीर हैं। जैसे मशीनों से मछली पकड़ना, खासकर ट्रॉलिंग, वो समुद्री घास को नुकसान पहुंचाती है। फिर बंदरगाह जैसे प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, प्रदूषण है ही, और जलवायु परिवर्तन का असर, समुद्र गर्म हो रहा है, अम्लीकरण बढ़ रहा है, तूफान ज्यादा आ रहे हैं। तो ये सब खतरे बने हुए हैं। इसलिए संरक्षण का प्रयास अभी, कह सकते हैं, शुरुआती और नाजुक दौर में है। इसे सफल बनाने के लिए लगातार पैसा लगाना होगा। और क्योंकि डुगोंग का इलाका भारत और श्रीलंका के बीच बटावा है, तो श्रीलंका के साथ भी मिलकर काम करना होगा। समझ गई। और यूपीएससी के लिए? ये जीएस पेपर 3 पर्यावरण और जैव विविधता संरक्षण के लिए एक बेहतरीन केस स्टडी है। समुदाय की भागीदारी, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, सीमा पार सहयोग, ये सब पहलू इसमें आते हैं। सही है। अच्छा, पर्यावरण संरक्षण की इस उम्मीद के बाद अब एक थोड़ी चिंताजनक खबर पर आते हैं, जलवायु परिवर्तन से जुड़ी हुई पर एक अलग एंगल से। भू अभियांत्रिकी या जियो इंजीनियरिंग। कुछ वैज्ञानिक इसे लेकर चेतावनी दे रहे हैं, खासकर ध्रुवीय इलाकों को फिर से जमाने के आइडिया पर। ये क्या है? हाँ, ये आजकल काफी चर्चा में है और विवादास्पद भी है। देखिए, कुछ वैज्ञानिक कह रहे हैं कि आर्कटिक और अंटार्कटिक की बर्फ पिघल रही है, तो क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि वो फिर से जम जाए। इसके लिए कुछ तरीके सोचे जा रहे हैं, जैसे समताप मंडल, मतलब स्ट्रेटोस्फेयर में छोटे छोटे कणों का छिड़काव करना, जिसे SAI कहते हैं, या फिर समंदर के ऊपर जो बादल हैं उन्हें और चमकीला बनाना। मकसद ये है कि सूरज की ज्यादा रोशनी वापस अंतरिक्ष में चली जाए और पृथ्वी ठंडी हो। सुनने में तो ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है, पर वैज्ञानिक चिंतित क्यों है? चिंता इसलिए क्योंकि ये तरीके बहुत ज्यादा, मतलब, काल्पनिक हैं, स्पेक्युलेटिव हैं। हाँ। और इनके नतीजे क्या होंगे ये किसी को ठीक से पता नहीं। बहुत गंभीर, अनजाने और शायद ऐसे नुकसान हो सकते हैं जिन्हें हम ठीक ही ना कर पाएं। इरिवर्सिबल। अनजाने नुकसान जैसे कि? कई बड़े खतरे हैं। एक, पूरी दुनिया का मौसम गड़बड़ा सकता है। जैसे हमारा मानसून है एशिया का, वो कमजोर पड़ सकता है। सोचिए, हमारी खेती, करोड़ों लोग उस पर निर्भर हैं। हाँ, ये तो बहुत बड़ा खतरा है। और क्या, ओजोन परत को नुकसान पहुंच सकता है। और एक सबसे डरावनी चीज है जिसे कहते हैं टर्मिनेशन शॉक। टर्मिनेशन शॉक? हाँ, मतलब मान लीजिए ये प्रोजेक्ट शुरू किया और फिर किसी वजह से पैसे खत्म हो गए, देशों में लड़ाई हो गई, हाँ। कोई तकनीकी खराबी आ गई, इसे अचानक बंद करना पड़ा। हाँ। तो जो तापमान हमने आर्टिफिशियली कम किया था वो बहुत तेजी से बढ़ेगा। उसके नतीजे विनाशकारी हो सकते हैं। बाप रे। इसके अलावा पूरे इकोसिस्टम पर क्या असर पड़ेगा पता नहीं।
और ये भी डर है कि इससे देशों के बीच तनाव बढ़ सकता है। कौन कंट्रोल करेगा इसे? अगर कुछ गड़बड़ हुई तो जिम्मेदार कौन होगा? और खर्चा? अनुमान है कि अरबों खरबों डॉलर लगेंगे। तो अगर ये इतना खतरनाक है तो वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं, क्या करना चाहिए? वैज्ञानिकों का संदेश एकदम साफ है। ये जियो इंजीनियरिंग कोई प्लान बी नहीं है। ये एक खतरनाक जुआ है। असल समाधान एक ही है और वो हम सब जानते हैं। क्या? जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल बंद करना और कार्बन उत्सर्जन में तेजी से बहुत बड़ी कटौती करना। यही एकमात्र सुरक्षित और सिद्ध तरीका है। तो फोकस असल समाधान पर होना चाहिए, शॉर्टकट पर नहीं, यूपीएससी के लिहाज से। ये जीएस पेपर 3 में साइंस एंड टेक, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन के लिए बहुत अहम है और जीएस पेपर 4 नैतिकता के लिए भी। क्या हमें ऐसी तकनीकें इस्तेमाल करनी चाहिए जिनके नतीजे हमें पता नहीं? इसके अंतर्राष्ट्रीय असर क्या होंगे? इन सब पर सोचना होगा। सही बात है। चलिए अब जलवायु की इन चिंताओं से हटकर एक सामाजिक बदलाव की तरफ देखते हैं जो काफी सकारात्मक लग रहा है। भारत में लड़कियों की शिक्षा, एक स्रोत कहता है कि इसमें एक गहरा प्रणालीगत बदलाव आ रहा है, सिर्फ स्कूल में नाम लिखाने से कहीं ज्यादा। बिल्कुल, ये शामिका रवि का तर्क है और वो कहती हैं कि भारत में लड़कियों की शिक्षा में जो हो रहा है वो सिर्फ एनरोलमेंट बढ़ाने की बात नहीं है, ये एक सिस्टेमिक शिफ्ट है। ये समाज की सोच, परिवारों के फैसले और लड़कियों की पूरी जिंदगी को बदल रहा है। ये बदलाव आया कैसे? क्या सिर्फ स्कूल खोलने से? नहीं, ये एक मल्टीप्रॉन्ग्ड अप्रोच का नतीजा है। मतलब कई तरफ से कोशिशें हुई। सिर्फ स्कूल खोलना काफी नहीं था। स्कूलों में सुविधाएं बढ़ानी पड़ी, जैसे लड़कियों के लिए अलग टॉयलेट। ये बहुत जरूरी था। हाँ बिल्कुल। फिर लड़कियों को स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहन योजनाएं शुरू हुई, जैसे साइकिल देना, स्कॉलरशिप देना। और फिर एक बहुत बड़ा काम किया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान ने। हाँ, बीबीबीपी 2015 में शुरू हुआ था शायद। जी हाँ, इसने क्या किया कि महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य और शिक्षा, इन तीनों मंत्रालयों को एक साथ लाया। और फोकस सिर्फ पढ़ाने पर नहीं, बल्कि लिंग के आधार पर गर्भपात रोकने, बच्ची को बचाने और फिर उसे पढ़ाने पर था। एक सामाजिक माहौल बनाया। तो क्या इस मिले-जुले प्रयास के नतीजे दिख रहे हैं जमीन पर? आंकड़े क्या कहते हैं? हाँ, नतीजे काफी अच्छे दिख रहे हैं। जिन जिलों में बीबीबीपी लागू हुआ, वहां लड़कियों के स्कूल छोड़ने की दर, मतलब ड्रॉप आउट रेट, राष्ट्रीय औसत से भी 5 परसेंट पॉइंट ज्यादा गिरी है। वाओ, ये तो बहुत अच्छा है। और देखिए, जन्म के समय लिंगानुपात एसआरबी, जो 2014-15 में 1000 लड़कों पर 918 लड़कियां था, वो 2022-23 में सुधरकर 933 हो गया है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण सुधार है। बिल्कुल। और देश की टोटल फर्टिलिटी रेट टीएफआर, वो भी गिरकर 2.0 पर आ गई है, जो रिप्लेसमेंट लेवल 2.1 से भी नीचे है। ये सब मिलकर एक मल्टीप्लायर इफेक्ट पैदा कर रहे हैं। मल्टीप्लायर इफेक्ट कैसे? मतलब पढ़ी लिखी लड़की अपने स्वास्थ्य के बारे में बेहतर फैसले लेती है, शादी देर से करती है, उसके बच्चे कम और स्वस्थ होते हैं और वो अपने बच्चों की शिक्षा पर ज्यादा ध्यान देती है। तो एक पीढ़ी की शिक्षा अगली कई पीढ़ियों को सुधार देती है। हाँ, एक चुनौती अभी भी है। क्या? कि इस शिक्षा को अच्छी नौकरी में कैसे बदला जाए, वहाँ अभी भी गैप है। वो रोजगार वाला मुद्दा जो हमने शुरू में डिस्कस किया था। खैर, ये तो यूपीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हाँ, सीधा सीधा जीएस पेपर 1 सामाजिक मुद्दे, महिलाएं, जनसंख्या, सशक्तिकरण, और जीएस पेपर 2 सामाजिक न्याय, शासन, स्वास्थ्य, शिक्षा, कल्याणकारी योजनाएं, सब कुछ इसमें कवर होता है। बिल्कुल। अच्छा, शिक्षा से सशक्तिकरण की बात हुई, अब शासन के एक और पहलू पर आते हैं। विकेंद्रीकरण, मतलब डिसेंट्रलाइजेशन, एक स्रोत है जो भारत के मौजूदा गवर्नेंस मॉडल पर कुछ सवाल उठा रहा है और कह रहा है कि जिले को, डिस्ट्रिक्ट को फिर से एक डेमोक्रेटिक फोरम बनाने की जरूरत है। इसका क्या मतलब है? हाँ, ये रुचि गुप्ता का एक लेख है। उनका तर्क है कि अभी हमारा शासन का तरीका काफी हद तक सेंट्रलाइज्ड है, ऊपर से नीचे वाला, टॉप डाउन। सरकार क्या करती है? डिजिटल तरीके से सीधे लोगों तक फायदे अधिकार पहुंचा देती है, डीबीटी वगैरह। हाँ, ये तो हो रहा है। तो लेखिका का कहना है कि इससे अनजाने में एक नुकसान हुआ है। जमीनी स्तर पर जो लोकतंत्र है वो कमजोर हो गया है। लोग बस सरकार की योजनाओं के पैसिव रिसीवर बन गए, मतलब बस लाभ लेने वाले। स्थानीय मुद्दों पर मिलकर सोचना, बहस करना, समाधान निकालना, वो कम हो गया। अच्छा, तो फिर समाधान क्या है? जिले को डेमोक्रेटिक फोरम बनाने से क्या होगा? समाधान सुझाया गया है, जिले को एक लोकतांत्रिक साझा मंच, डेमोक्रेटिक कॉमन के रूप में पुनः प्राप्त करना, रिक्लेमिंग द डिस्ट्रिक्ट एज ए डेमोक्रेटिक कॉमन। सुनने में भारी लग रहा है। आसान शब्दों में जिले को सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, एक प्रशासनिक इकाई मत समझो, उसे एक वाइब्रेंट फोरम बनाओ, एक मंच जहां कौन कौन आए?
स्थानीय चुने हुए नेता, सांसद, विधायक, पंचायत या नगरपालिका के सदस्य, सिविल सोसाइटी वाले लोग, प्राइवेट सेक्टर के लोग और आम नागरिक सब मिलकर बैठें, अपने इलाके की समस्याएं पहचानें और मिलकर हल निकालें। इसे जिला प्रथम या डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट फ्रेमवर्क कहा गया है। डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट, इसका मकसद क्या है? मकसद है कि स्थानीय स्तर पर पॉलिटिकल लीडरशिप मजबूत हो, जवाबदेही बढ़े, विकास ऐसा हो जो वहां की जरूरतों के हिसाब से हो, समावेशी हो और सबसे बड़ी बात, लोगों में ये भावना आए कि हाँ, ये हमारा शासन है, इसमें हमारी भी भागीदारी है, ओनरशिप और पार्टिसिपेशन। ये तो एक तरह से 73वें और 74वें संविधान संशोधन की जो मूल भावना थी, उसी को मजबूत करने की बात लग रही है। बिल्कुल, आप सही समझ रहे हैं। ये उसी दिशा में एक कदम है। यूपीएससी के लिए तो ये बहुत ही रेलेवेंट है। जीएस पेपर 2 पॉलिटी, गवर्नेंस, फेडरलिज्म, डिसेंट्रलाइजेशन, 73वां 74वां संशोधन, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, सिविल सोसाइटी की भूमिका और जीएस पेपर 4 में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एथिक्स। जरूर। अच्छा, शासन के बाद अब जरा मौसम का हाल जान लेते हैं। मानसून 2025, आईएमडी ने अपनी रिपोर्ट जारी की है। कैसा रहा मानसून ओवरऑल? देखिए, अगर पूरे देश के लेवल पे देखें तो मॉनसून अच्छा रहा। सामान्य से 8% ज्यादा बारिश हुई जून से सितंबर के बीच, और ये 2001 के बाद 5वां सबसे ज्यादा बारिश वाला मॉनसून था। अच्छा, 8% ज्यादा। इसके पीछे क्या कारण रहे होंगे? शायद लानीना की स्थितियां बन रही थीं और साथ मानसूनी दबाव या तूफान भी बने। इन सब का मिलाजुला असर हो सकता है। लेकिन क्या ये 8% ज्यादा बारिश पूरे देश में बराबर हुई या कहीं कम, कहीं ज्यादा? यहीं पर कहानी बदल जाती है। वितरण बहुत ही असमान था, मतलब रीजनल लेवल पर बहुत फर्क था। अच्छा, कहाँ ज्यादा, कहाँ कम? उत्तर पश्चिम भारत, मतलब पंजाब, हरियाणा, राजस्थान वगैरह, वहां रिकॉर्ड 27% ज्यादा बारिश हुई। मध्य भारत में 15% ज्यादा और दक्षिणी प्रायद्वीप में 10% ज्यादा। तो इन इलाकों में तो काफी ज्यादा बारिश हुई। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ पूर्व और पूर्वोत्तर भारत, मतलब बिहार, बंगाल, नॉर्थ ईस्ट, वहां 20% की भारी कमी रही। ये 1901 के बाद दूसरी सबसे कम बारिश थी उस इलाके में। ओह, 20% कम, ये तो बहुत बड़ा अंतर है। बिल्कुल, यही मानसून की बढ़ती हुई वेरिएबिलिटी, अस्थिरता को दिखाता है। नेशनल एवरेज अच्छा दिख सकता है, पर रीजनल लेवल पर स्थिति बिल्कुल अलग हो सकती है। इस ज्यादा बारिश और इस असमान वितरण का असर क्या होगा? देखिए, नेशनल लेवल पर जो ज्यादा बारिश हुई है वो जलाशयों के लिए अच्छी है, जमीन में नमी बढ़ेगी, आने वाली रबी की फसल जैसे गेहूं उसके लिए फायदेमंद है, शायद महंगाई पर भी कुछ लगाम लगे। लेकिन जो रीजनल असमानता है वो चिंता की बात है। जिन इलाकों में कम बारिश हुई वहां खेती पर बुरा असर पड़ेगा, और जहां बहुत ज्यादा बारिश हुई जैसे उत्तर पश्चिम में, वहां बाढ़ का खतरा, फसलों को नुकसान, ये सब हो सकता है। सही बात है। मतलब औसत आंकड़ा पूरी कहानी नहीं बताता। यूपीएससी के लिए इसकी क्या अहमियत है? ये जीएस पेपर 1, भूगोल, मानसून का तंत्र, जलवायु परिवर्तन का असर, और जीएस पेपर 3 में भारतीय अर्थव्यवस्था, कृषि, सिंचाई, खाद्य सुरक्षा, इन सब से जुड़ा है। ठीक है, अब मॉनसून की इन अनिश्चितताओं के बीच उन लोगों की बात करते हैं जो जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं को हम तक पहुंचाती हैं। आशा कार्यकर्ता एक स्रोत उनके अधिकारों और उनके संघर्षों पर ध्यान दिला रहा है। क्या मुद्दा है? हाँ, ये लेख महाराष्ट्र में आशा वर्कर्स के जो हाल में प्रोटेस्ट हुए, उसका उदाहरण देकर एक बहुत गहरे मुद्दे की तरफ इशारा कर रहा है। वो मुद्दा है स्ट्रक्चरल कॉन्ट्रडिक्शन का। स्ट्रक्चरल कॉन्ट्रडिक्शन मतलब ये कि एक तरफ तो सरकार इन 10 लाख से ज्यादा आशा बहनों पर बहुत ज्यादा निर्भर है। टीकाकरण हो, डिलीवरी करवानी हो, बीमारियों पर नजर रखनी हो, घर घर जाकर सर्वे करना हो, सब यही करती हैं। ये हमारी ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ हैं। हाँ, ये तो है। लेकिन दूसरी तरफ सरकार इन्हें फॉर्मल कर्मचारी मानने को तैयार नहीं है। उन्हें स्वयंसेवक या कार्यकर्ता कहा जाता है, और लेख का तर्क है कि उनका सिस्टमैटिक शोषण होता है। शोषण, ये तो काफी कड़ा शब्द है। किस आधार पर कहा जा रहा है ये? क्या सिर्फ कम पैसे की बात है? लेख का तर्क है कि ये सिर्फ कम पैसे से आगे की बात है। ये एक तरह का सिस्टमिक डीवैल्यूएशन है। मतलब हमारी सामाजिक सोच में जो जेंडर और जाति आधारित ऊंच नीच हैं, वो यहां भी दिखती हैं। यह माना जाता है कि गरीब ग्रामीण महिलाएं जो देखभाल का काम, केयर वर्क करती हैं, उसका कोई मोल नहीं है। इसलिए उन्हें फिक्स सैलरी की जगह बहुत कम मानदेय या इंसेंटिव दिया जाता है। कितना मिलता है उन्हें? महाराष्ट्र का उदाहरण दिया है, वहां 2016 से सिर्फ 3,000 रुपये महीना मिल रहा था। हालांकि शायद बढ़ाने का वादा हुआ है,
लेखक इसे नैतिक रूप से दिवालिया प्रणाली कहते हैं। तो आशा कार्यकर्ताओं की लड़ाई सिर्फ पैसे की नहीं है, वो पहचान, सम्मान और न्याय की लड़ाई है। एक लेबर कोर्ट ने भी माना था कि वो न्यूनतम वेतन कानून के दायरे में आती हैं, पर उसे लागू नहीं किया गया। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। मतलब जिन पर इतनी जिम्मेदारी है उनके अपने अधिकार ही सुरक्षित नहीं है। यूपीएससी के लिहाज से ये कहाँ फिट होता है? ये जीएस पेपर 1 में सामाजिक मुद्दे, महिलाएं, सामाजिक सशक्तिकरण और जीएस पेपर 2 में सामाजिक न्याय, शासन, स्वास्थ्य, कल्याणकारी योजनाएं और जो वंचित वर्ग हैं उनके संरक्षण से जुड़ता है। ये पॉलिसी और इसके इम्प्लीमेंटेशन के बीच का गैप भी दिखाता है। बिल्कुल। और अब आते हैं आज के हमारे विश्लेषण के आखिरी विषय पर। एक ऐसी संस्था जो भारत की प्रशासनिक व्यवस्था की मेरिटोक्रेसी की नींव मानी जाती है, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी। 1 अक्टूबर 2025 को ये अपने 100 साल पूरे कर रही है। श्रोत इसकी इस यात्रा को कैसे देखते हैं? हाँ, ये लेख यूपीएससी के चेयरमैन अजय कुमार जी ने लिखा है और ये संस्थान की एक सदी की यात्रा का एक तरह से जश्न है। लेख इस बात पर जोर देता है कि यूपीएससी अपनी स्थापना से लेकर आज तक निष्पक्षता, योग्यता और सत्यनिष्ठा के उसूलों पर टिकी रही है। 1926 में ली कमीशन की सिफारिश पर पब्लिक सर्विस कमीशन बना। फिर 1950 में संविधान के तहत इसे एक मजबूत स्वायत्त संवैधानिक निकाय का दर्जा मिला। ये पूरी यात्रा बताई गई है। लेख में यूपीएससी की भूमिका को कैसे दिखाया गया है? क्या सिर्फ एक एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी के तौर पर? नहीं, उससे कहीं ज्यादा। इसे सिर्फ एक रिक्रूटमेंट एजेंसी नहीं माना गया है। इसे एक ऐसे संस्थान के रूप में देखा गया है जो पूरे देश के लाखों युवाओं की उम्मीदों, उनकी आकांक्षाओं का प्रतीक है। ये उन्हें एक लेवल प्लेइंग फील्ड देता है। मतलब आपकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो, आपको लोक सेवा में आने का बराबर मौका मिलता है। इसे भारत के मेरिटोक्रेसी की आधारशिला, बेड रॉक ऑफ इंडियाज मेरिटोक्रेसी कहा गया है। हाँ, ये बात तो है। लेख में यह भी बताया गया है कि ये काम कितना बड़ा और जटिल है। हर साल 10 लाख से ज्यादा लोग अप्लाई करते हैं, 22 भाषाओं में प्रीलिम्स होता है, 48 ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं। ये सब मैनेज करना वाकई बहुत बड़ा स्केल है। क्या भविष्य की चुनौतियों या सुधारों का भी कोई जिक्र है इसमें? हाँ, लेख इस बात को मानता है कि समय के साथ बदलाव और सुधार जरूरी हैं। कंटिन्यूअस रिफॉर्म। इसमें PHIRE नाम की एक पहल का जिक्र है। PHIRE, हाँ, प्रोफेशनल एंड ह्यूमन रिसोर्स इंटीग्रेशन इन रिक्रूटमेंट। इसके जरिए कोशिश है कि कुछ खास तरह की भूमिकाओं के लिए बाहर से, मतलब सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स को भी लाया जा सके। तो ये दिखाता है कि यूपीएससी अपने कोर वैल्यूज को बनाए रखते हुए भविष्य की जरूरतों के हिसाब से खुद को बदलने, अडैप्ट करने के लिए भी तैयार है। जाहिर है ये विषय तो यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही सीधा और महत्वपूर्ण है। हाँ, बिल्कुल। जीएस पेपर 2 में पॉलिटी, गवर्नेंस, संवैधानिक निकाय, यूपीएससी की भूमिका, कार्य, और जीएस पेपर 4 में एथिक्स, इंटेग्रिटी, पब्लिक सर्विस वैल्यूज। तो आज हमने वाकई कई अलग अलग और महत्वपूर्ण मुद्दों पर नजर डाली। महिला श्रम बल के आंकड़ों की सच्चाई और अवैतनिक काम का मुद्दा, सड़क सुरक्षा का गंभीर हाल, डुगोंग संरक्षण की उम्मीद, जियो इंजीनियरिंग के खतरे, लड़कियों की शिक्षा में होता बदलाव, जिले को मजबूत करने की जरूरत, मॉनसून की असमानता, आशा कार्यकर्ताओं का संघर्ष और आखिर में यूपीएससी की 1 सदी की विरासत। हाँ, काफी सारे पहलू हमने कवर किए और इन सबको एक साथ रखकर देखें तो मेरे मन में एक सवाल आ रहा है जी, कि भारत जैसे इतने बड़े और विविध देश के लिए विकास और शासन का सही संतुलन क्या है? कैसे हम ज़मीनी स्तर पर लोगों को सच में सशक्त करें, चाहे वो महिलाएं हों, आशा कार्यकर्ता हों या आम नागरिक हों ज़िले में। और साथ ही जो ऊपर से नीतियां बनती हैं, बड़ी योजनाएं आती हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, उनके बीच तालमेल कैसे बिठाएं? कहाँ पर टॉप डाउन अप्रोच सही है और कहाँ बॉटम अप? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर शायद हम सबको सोचना चाहिए। इस विचार के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये बातचीत जानकारीपूर्ण लगी